नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। ये आवाज़ जब टेलीविज़न पर गूंजती है तो पूरा भारत उसका दीवाना हो जाता है और क्यों ना हो। सदी के महानायक जब से कौन बनेगा करोड़पति लेकर आए हैं उसका हर सीज़न इतना ज़्यादा हिट हुआ है। वैसे तो ये टेलीविज़न शो है जो हमेशा मनोरंजन के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन टेलीविज़न के इस शो ने लोगों के जनरल नॉलेज में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी है। हर व्यक्ति वहां छोटे से छोटे सवाल का जवाब उन्हें आता है कि नहीं, वो जानने के लिए जरूर बैठता है और उसमें हर उम्र के लोग होते हैं, छोटे बच्चों से लेकर हर उम्र के लोग कौन बनेगा करोड़पति बड़ी ही दिलचस्पी से देखते हैं। उन्हें लगता है कि हम भी वहां पहुंच सकते हैं। वैसे इतना आसान भी नहीं है। लोग सालों तक मेहनत करते हैं और उसके बाद वो हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने बैठने का मौका मिलता है। और गुजरात इस बार कुछ ज्यादा ही खुशनसीब है। केबीसी के जो 16th सीजन की शुरुआत हुई है उसमें पिछले दिनों हमने वडोदरा की जो कंटेस्टेंट दीपाली सोनी आई थी, उनको तो आपसे मिलवाया ही था, लेकिन इस सीजन के जो सबसे पहले कंटेस्टेंट है, आपको जानकर खुशी होगी। वैसे आपने देखा ही होगा कि वो भी हमारे गुजरात के ही थे और गुजरात के सूरत के वही कंटेस्टेंट आज हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे जानेंगे कि केबीसी तक पहुंचने का ये सफर कैसा था और वो लम्हा कैसा था जब खुद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हाथ मिलाते हैं और कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पर आपका स्वागत करते हैं। मेरे साथ सूरत के उत्कर्ष बख्शी हैं जो इस सीजन में सबसे पहले कंटेस्टेंट रहे। उत्कर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है वीआरएम टीवी पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मयूरिका, थैंक यू। भाई कौन बनेगा करोड़पति, मतलब मुझे लग रहा है हर भारतीय का ये सपना है कि मैं वहां पहुंचूं। भले उसे जनरल नॉलेज आता है कि नहीं आता है, लेकिन अमिताभ बच्चन के सामने बैठने वाला जो क्रेज है, इवन ऑडियंस में बैठने वाले लोग इतने मस्पराइज दिखते हैं कि हम अमिताभ बच्चन को देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके बारे में कुछ बताइए उत्कर्ष कि आप करते क्या हैं और जनरल नॉलेज आपको आपको कैसे लगा कि मुझे भी केबीसी में जाना है या मैं जा सकता हूँ। मैं अभी एक बेंगलोर की फ्रेंच एमएनसी कंपनी है, उसमें एक एचआरबीपी हूँ, ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है और उसके बाद एमबीए एचआर में करके मैं वहाँ पे अभी स्थित हूँ और वहाँ जॉब कर रहा हूँ। और जी। रही बात केबीसी में जाने की, तो बचपन से ही वो हम्म। एक सपना रहा है। जैसे बचपन में हम बहुत छोटा था मैं, तब से केबीसी टीवी पे देखता था, तो हमेशा ऐसा होता था कि मैं कुछ सवालों के जवाब बड़े आसानी से सही जवाब दे देता जी, था। ऐसा लगता है ये तो मुझे तो आ ही जाएगा, मैं तो वहाँ इतना पैसे जीत ही जाऊँगा। यस। एग्जैक्टली तो ये होता था। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, वैसे वो एक सपना बनता गया कि नहीं, उधर मुझे जाना चाहिए और वो स्टेज मेरे लिए भी बना है। तो जी। वही मैंने स्कूल में भी एक बार प्रयत्न किया था पर जा हुँ, नहीं हुँ। पाया था। और उसके बाद जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और आज मतलब ये 2024 तक मैंने निरंतर प्रयास किए हैं। और मैं कह सकता हूँ कि मैं पिछले 7 साल से बहुत ही रेगुलरली कोशिश कर रहा था, हर साल जब केबीसी का प्रोमो आता था, कि मैं इस बार हॉट सीट पे बैठ सकूँ। मैंने 4 बार जी। इंटरव्यू दिए हैं और ये हुँ, चौथी बार के इंटरव्यू में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। हुँ, हुँ। ये कितने सालों का सफ़र रहा होगा कि आपने लगातार कोशिश की कि इस बार तो मैं जाकर ही रहूँगा? मैं बहुत ही, अगर रेगुलर कोशिश की बात करूँ, तो 2017 से मैंने एक भी सीज़न मिस नहीं किए जहाँ पे मैंने प्रयत्न ना किया हो हॉट सीट पे जाने का, तो अच्छा। 7 साल कह जी, सकते जी। हैं। और उस वक़्त क्या एज रही होगी उत्कर्ष आपकी? मैं 20 साल का था। अच्छा, 20 साल के थे और उस वक़्त आपने सोचा कि मैं वहाँ ज़रूर बैठकर दिखाऊँगा। चलिए, इस सीज़न में जी, आपका बिल्कुल। जो सपना है पूरा हुआ है। सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं कि इस सीज़न में ये केबीसी तक पहुँचने की प्रोसेस क्या होती है? बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं लेकिन सालों-साल नहीं पहुँच पाते हैं। क्या प्रोसेस होता है कि आप वहाँ तक डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं? केबीसी में लगभग हर साल अप्रैल के महीने में एक प्रोमो आता है जहाँ पे वो कहते हैं कि इस तारीख से उनके सवाल शुरू होने वाले हैं टीवी पे। तो मैं जी। हमेशा उस प्रोमो को ध्यान में रखता था कि अगर जैसे ही प्रोमो आएगा तो मैं अपने आप को तैयार कर लूँगा कि हाँ, इस तारीख से मुझे हर रात 9 बजे जो सवाल आएगा, उसका हुँ, सही जवाब देना है। इस बार उन्होंने व्हाट्सएप भी एक माध्यम रखा था, तो व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज या फिर सोनी लिव की एप्लीकेशन के थ्रू जवाब देने होते थे। तो मैं जी। हमेशा यही ध्यान में रखता था। और हुँ, इस साल भी जब प्रोमो आया तो हुँ। उनके सवाल शुरू होते हैं किसी एक तारीख से लेके लगभग 10 दिन तक 10 सवाल पूछे जाते हैं जिसके हमें सही जवाब अच्छा। देने होते हैं। मैंने घर के सारे परिवार परिवार में जितने भी सभ्य हैं उनके सभी के नंबर से मैंने जवाब दिए थे।
अच्छा। और और वो सवाल जो होते हैं कैसे तो होते हैं? क्या डिफिकल्ट होते हैं? हाँ, कुछ डिफ़िकल्ट भी होते हैं, कुछ ईज़ी भी होते हैं, पर हुँ, उसके लिए आपके पास समय बहुत होता है जवाब और देने आप के लिए, आपके गूगल पास भी कर 24 सकते हैं। घंटे होते हैं। गूगल पर उसके जवाब होते हैं? जी, गूगल पे मिल तो जाएँगे, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो कर सकते हैं आप, लेकिन जी, मुझे तो जी। नहीं पड़ी थी। अच्छा, जी। हुँ, फिर क्या हुआ? तो फिर उनकी ओर से एक कॉल आता है जहाँ पे 2 सवाल पूछे जाते हैं, मुझे भी वो 2 सवाल पूछे गए। उस कॉल जी, पे ऑटोमेटिक कॉलर होते हैं, जहाँ वो एक रिकॉर्डेड क्वेश्चंस बोलते हैं, जिसका हमें सही जवाब देने के लिए 1, 2, 3 या 4 दबाना होता है, वो ऑप्शंस भी सुनाते हैं। वो जी, सही जवाब देने के बाद उससे पहले हमारी उम्र, हमारा राज्य और काफ़ी सारी ऐसी कई चीज़ें हैं, जो पूछे जाते हैं। उसके बाद ये 2 सवालों के जवाब होते हैं और फिर कहा जाता है कि अगर हम शॉर्टलिस्ट होंगे तो हमें फाइनल ऑडिशन के लिए कॉल आएगा। जी, उसके 1 हफ्ते बाद मुझे केबीसी का एक कॉल आया, जहाँ पे ऑटोमेटिक कॉलर ने हमें बताया कि मेरा ऑडिशन 24वीं मई को मुंबई में था। तो अच्छा। उसके लिए मैं बैंगलोर से मुंबई आया हुँ, और मैं सुबह का पहुँच चुका था बहुत दिल की ऑडिशन धड़कनें के बढ़ी हुई स्थल। होगी? जी, बिल्कुल, क्योंकि हर साल प्रयास करता रहा हूँ और इस बार एक और इंटरव्यू था, तो इस बार तो मन में ठान ली थी कि नहीं, इस बार तो करके ही आना है। जी, तो दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई थी और उत्साह भी उतना ही था मन में। और आपके जैसे कितने लोग वहाँ आपके साथ पहुँचे हुए थे ऑडिशन के लिए? हमें पता चला कि ऑडिशन मुंबई में 3 दिन होने वाले हैं और दिल्ली में भी 2 दिन ऑडिशन होने वाले थे, तो हर दिन लगभग 600 से 650 लोग थे। जी, तो अगर जी, अंदाज़ा लगाएँ तो 3000 से 3300 जितने लोगों को उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया था। जी। जहाँ पे शुरुआती जीके टेस्ट ली गई हमारी ऑडिशन के स्थल पे पहुँचने के बाद, हुँ, हुँ, और हुँ। जीके टेस्ट में से उन्होंने लगभग 250 से 270 लोगों को एलिमिनेट किया। जो अच्छा। बाकी रहे थे उनका इंटरव्यू राउंड शुरू हुआ। हुँ, हुँ, तो हुँ। मेरा इंटरव्यू का जो नंबर आया था वो रात के 10 बजे आया। तो मैं जी। सुबह से उधर इंतज़ार कर रहा था और मेरा हुँ, 13-14 घंटे का वो टाइम हो चुका था। पर फिर भी मन में ऐसा था कि इस बार चाहे भी मुझे कितना भी इंतज़ार क्यों ना करना पड़े, लेकिन मुझे हुँ, अपना बेस्ट देना है वहाँ हुँ, जाके। हुँ। और वहाँ जो लोग आए थे, वो भी यही सपने लेकर आए होंगे जो आप सपने बिल्कुल, लेकर गए। बिल्कुल। तो उन सारे बिल्कुल। लोगों से क्या बात हुई? कैसे तैयारी प्रिपरेशन कैसे की आपने उत्तर पूरी? जी, तो इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल आया था, उसके बीच मेरे पास लगभग 14-15 दिन थे, तो उन 14-15 दिनों में मैंने सारी चीज़ें पढ़ी, जो भी करंट अफ़ेयर्स थे, कुछ जी। स्टैटिक जीके भी कहा जा सकता है, तो मैंने कुछ हुँ, हिस्ट्री का पढ़ लिया। मुझे पता था कि जीके क्वेश्चन्स आने वाले हैं और उसी की वजह से मैंने तैयारी में कोई कमी नहीं रखी थी। हुँ, तो मैं हुँ, सारी हुँ। चीज़ें करके गया था, जो भी न्यूज़ में आई थी चीज़ें पिछले कुछ महीनों में, वो सारी चीज़ें करके गया था। और वहाँ जाके एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि हम हमारा एक ग्रुप बन गया था, क्योंकि हम सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो जी, बैठे-बैठे हम सब लोगों ने एक-दूसरे के साथ बातचीत शुरू कर दी थी। वही आपने और केबीसी खेल लिया। एग्ज़ैक्टली, तो हम लोग वही बातें कर रहे थे कि क्या होने वाला है। हर किसी में हुँ, थोड़ी-सी नर्वसनेस तो थी, हुँ। लेकिन वही सबका साथ मिल गया था, तो हर कोई अपनी कहानी बाँट रहा था। जी, हम जी। हम लोगों ने एक-दूसरे के साथ बातें की और फिर जाके पता चला कि कौन कोई कहाँ से आया है, कोई बहुत दूर से आया है। मैं खुद बेंगलुरु से आया था, मुंबई। और उस हिसाब से मुझे भी काफ़ी लोगों से मिलने का मौका मिला। उसके बाद जब हमारा नंबर आया तो हम सब लोग अलग हो गए, लेकिन तब तक हम सब लोग साथ में थे, तो एक माहौल भी बड़ा बड़ा अच्छा माहौल बन गया था सब लोगों के जी, बीच। जी। और वहाँ जो पहुँचने वाले लोग थे, कौन-कौन सी ऐज के थे? ये भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी क्योंकि आप तो यंग हैं लेकिन मुझे पता है कि वहाँ आने वाला हर उम्र का व्यक्ति होता है। जी, अगर आप देखेंगे तो केबीसी के शो में भी हर उम्र के व्यक्ति के लिए ओपन है, तो हर कोई आता है। वहाँ पे भी हमने वही देखा कि उम्र की कोई सीमा नहीं थी, कोई मुझसे भी ज़्यादा यंग था और मुझसे काफ़ी बड़े लोग भी थे। जी, तो उम्र की मामले में बात करूँ तो लगभग 18-20 साल से लेकर कई ज़्यादा उम्र तक के भी लोग आए थे। जी। फिर बात आगे कैसे बढ़ी पर्सनल इंटरव्यू के बाद? पर्सनल इंटरव्यू में मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, जहाँ पे मेरी पर्सनैलिटी उन्होंने जानी, मैं क्यों केबीसी में आना चाहता हूँ। मैंने अपनी जर्नी बताई कि मैं कितने सालों से निरंतर प्रयास करता आ रहा हूँ। फिर हुँ, उसके बाद उन्होंने मेरे प्रोफ़ेशन पे कुछ सवाल पूछे कि मैं क्या करता हूँ, मेरे हुँ, रोल को क्या कहा जाता है, एक एचआरबीपी क्या होता है कंपनी में, मेरे हुँ, एजुकेशन पे कुछ सवाल पूछे। और फिर उन्होंने मेरी एक जीके टेस्ट ली, जिसमें 10-12 क्वेश्चन पूछे, जिसमें मैंने लगभग सही जवाब दिए थे सभी के। तो जी, उसके बाद मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ। हुँ। और फिर कब पता चला कि फाइनली आप वहाँ अमिताभ बच्चन के सामने बैठने वाले हैं और वो जो लम्हा था वो कैसा था?
उसके लगभग 1 महीने बाद 29 जून को मुझे कॉल आया था कि मैं केबीसी के फाइनल राउंड में सिलेक्ट हो गया हूँ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में। और अगर संयोग देखें तो उसी दिन भारत विश्व कप भी जीता था। और जी। उसी के मैच के पहले मैं बेंगलुरु में आइसक्रीम खा रहा था, तब हुँ, जाके मुझे एक कॉल आया था। यानी तो डबल खुशी खुशी दुगनी हो आपके गई। नाम। जी, बिल्कुल। हुँ, उस वक़्त मुझे बताया गया कि मेरा ऑडिशन सक्सेसफुल रहा है और मैं फाइनल शूटिंग के लिए मुझे जाना होगा मुंबई। हुँ, और उन्होंने तारीख मुझे बताई थी और फिर उसके बाद सारी प्रोसेस बताई थी कि उनकी टीम से मुझे कोई भी चीज़ों के लिए कॉन्टैक्ट करेंगे। और फिर जाके उनकी टीम से भी काफ़ी सारे लोगों ने मेरा कॉन्टैक्ट किया और हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन बताई मुझे। हुँ, हुँ। उस वक़्त खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा होगा। सबसे पहले किसे फ़ोन किया कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ फाइनली? तो मैं वहाँ दोस्तों के साथ था, तो दोस्तों को तो फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जी। उनको सामने ही पता चल गया। लेकिन उसके बाद मैंने सबसे पहले घर पे फ़ोन किया हुँ, और घरवाले बहुत ही खुश थे, हुँ। क्योंकि उनको भी पता है कि मेरा सफ़र कितना लंबा रहा है और जी। उन्हें भी कहीं न कहीं पता था कि शायद इस साल हो जाएगा और वैसा हुआ भी। हुँ। फिर मुझे लग रहा है जो आइसक्रीम खा रहे थे उसके पूरे पैसे आपको चुकाने पड़े होंगे, पार्टी आपको एडवांस में देनी पड़ी होगी। बिल्कुल, मैंने उनसे कहा कि थोड़ा रुकिए, मैं जाके आता हूँ, उसके बाद करते हैं पैसे हम कमा लेता हूँ लोग। फिर पार्टी दूँगा। जी, बिल्कुल। फिर आपके पास कितना महीना बचा कि आप फाइनल ऑडिशन के लिए जा रहे हैं और फिर जो तैयारी हुई वो कैसी थी? मेरे पास 25 दिन थे लगभग और उन 25 दिनों में मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि मेरी जॉब चालू थी, मैंने जॉब हुँ, से ब्रेक नहीं लिया था, क्योंकि हुँ, बहुत लंबा पीरियड था। तो जॉब के साथ-साथ मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। मैं जॉब से हुँ, आके ही तुरंत हुँ। जॉब पे जाने से पहले उन लोगों ने और भी थोड़ा ब्रेक दिया होगा कि नहीं-नहीं आप जाइए और हमारा नाम रोशन कीजिए? कुछ इस तरह का जी, सपोर्ट? मैंने छुट्टी ली थी, पर वो शूटिंग के दौरान ली थी। तो शूटिंग के जी। पहले इतने जो दिन थे, उनकी तैयारी के लिए मैंने नहीं ली थी छुट्टी। तो हुँ, मैं वही करता था, मैंने अपने दोस्तों को भी बता दिया था कि आज से हमारे बीच जो भी बातें होंगी, मैंने घर पे मेरे मम्मी-पापा, भैया-भाभी को बता दिया था कि अब से हमारी बातें होगी तो आपको मुझे कुछ ना कुछ बताते रहना है जीके हुँ, का। तो हुँ, उनकी ओर से बहुत सपोर्ट मिला। वो लोग कुछ भी उनको लगता था कि महत्व का है, तो वो मुझे व्हाट्सएप कर देते थे, सारे आर्टिकल्स भेजते थे, जी। सर्च करके गूगल पे से भेजते रहते थे। दोस्त भी मुझे कुछ ना कुछ भी जीके के क्वेश्चंस पूछते रहते थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जहाँ पे वो पूरा जीके वाला माहौल हो गया था यानी मेरे सारे जीवन में। लोगों ने आपको जिताने के लिए जी-जान लगा दी। यस, ये कहा जा सकता है बिल्कुल। और फिर फाइनली जब आप सेट पर गए, शूटिंग शुरू हुई, क्या माहौल था? क्या वाइब था सदी के महानायक का? तो सबसे पहले तो उनके दर्शन तो हमें नहीं हुए, लेकिन हुँ, हम जब सेट पे पहुँचे तो सेट देख के ही हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे सारे हम 10 लोग जो थे, क्योंकि हमने ऐसा कभी सेट देखा नहीं था पहले। जी, तो जी। सेट इतना बढ़िया है जो हमें टीवी पे दिखता है, उससे भी ज़्यादा बढ़िया हमने वास्तविक उसका हुँ, रूप देखा सेट का, तो हुँ, बहुत हुँ, ही अच्छा लगा। क्योंकि वो सेट की लाइट्स, वहाँ पे कैमरा और वहाँ पे हाई-टेक जो चीज़ें उन्होंने लगाई है, वो सब देख के आप एक पल के लिए तो हैरान हो जाते हैं। जी। और मैंने अपने आप को सँभाला और कहा कि मैं यहाँ आया हूँ, तो अभी मुझे हुँ, हॉट सीट पे बैठ के ही जाना है। हाँ, हार्ट बीट और उसके सँभाली होगी अपनी। बिल्कुल, और उसके बाद जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की बारी आई और हुँ, हमने अमिताभ सर की एंट्री देखी, तो सब लोगों में इतना उत्साह था, क्योंकि लोगों ने चिल्लाना ही बंद नहीं किया। अगर मैं सच बोलूँ तो कि हुँ, लगभग 3 मिनट तक तो लोग इतना चीयर कर रहे थे एबी सर को। क्योंकि उनके लिए नया प्रेम इतना। नया सीज़न भी शुरू हुआ था। जी, बिल्कुल, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा भी था, क्योंकि ये पहला एपिसोड था। हमने देखा उसके प्रोमो में भी एपिसोड के पहले कि लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, पूरा देश इंतज़ार कर रहा था कि केबीसी जी, कब शुरू होगा। जी। और जब वो क्षण आई फाइनली, तो हुँ, लोग अपने फूले नहीं समा रहे थे। और हुँ, वहाँ पे जाके जब मैंने सुनी वो चीयर, तब मुझे पता चला कि हाँ, मैं कहाँ आ गया हूँ। और हुँ, उनकी एंट्री के बाद तो मैं कह नहीं सकता कि लोगों ने इतना प्यार दिया है उनको। हुँ। फिर जाके उन्होंने शो शुरू किया और जब पहला सवाल आया फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, तब जो पल था शायद बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आप बहुत अंदर से उत्साहित महसूस कर रहे हैं, एक एनर्जी अलग है आपके आस-पास की और उसके साथ आपको दिमाग को बिल्कुल बैलेंस रखकर सबसे फास्ट जवाब देना होता है। उस वक़्त कैसे अपने आप को हैंडल किया? बिल्कुल सत्य कहा आपने। वहाँ पे हमारे दिमाग को हमें काबू में रखना होता है, क्योंकि हम बहुत बड़े स्टेज पे थे, तो ये बहुत ही जायज़ बात है कि शायद आपका मन भटक सकता है, लेकिन मन को भटकाना नहीं था और मन को हुँ, वहीं लगाए रखना था उस स्क्रीन पे जहाँ पे सवाल आने वाला था। हुँ, तो जब एबी सर ने वो सवाल पढ़ा, तब मुझे लगा कि शायद मैं इसका आंसर तो दे पाऊँगा,
जब हुँ। ऑप्शंस नहीं डाले थे, हुँ, हुँ, और हुँ। जब ऑप्शंस डाले तब मुझे पता चला कि थोड़ा ट्विस्ट था, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी था बनाया था, लेकिन मुझे पता चल गया कि इसका ऑर्डर कैसे अरेंज करना है। तो ओके। मैंने अपनी ओर से ज़रा भी समय गँवाया नहीं और सीधे मैं ऑर्डर अरेंज करने में लग गया और मैंने आंसर दे दिया। मुझे हुँ, अंदर से पता था शायद मैंने सबसे तेज़ जवाब दिया है, लेकिन मैं इतना श्योर तो नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ़ उनकी ओर देख रहा था कि वो हुँ, सही ऑर्डर बताएँगे और उसके बाद जो जिन्होंने सबसे तेज़ जवाब दिया होगा उनका नाम लेंगे। हुँ, और बहुत भाग्यशाली रहा कि मुझे वो मेरा नाम सुनने को मिला। हुँ। मुझे लग रहा है दिल एक धड़कन चूक ही गया होगा जब अमिताभ बच्चन खुद बोले होंगे कि उत्कर्ष बख्शी आप है जो इस राउंड में मेरे साथ खेल रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो हुँ, वही हुआ क्योंकि मैं जाके तुरंत हॉट सीट पे बैठ गया और हुँ, वहाँ पे मेरी बातें शुरू हुई एबी सर से वन ऑन वन। हुँ। जा जबकि उन्होंने नाम लिया था तब मैं वहाँ से ऐसा भाग के तो नहीं आया था, बस मैं वो पल को महसूस कर रहा था कि हाँ, क्या जी। होने हुँ, वाला है। हुँ, हुँ। और कुछ सोच कर गए थे कि अगर मैं हॉट सीट पर बैठता हूँ, सवाल-जवाब देना वो तो आपने बहुत पढ़ाई कर ली, लेकिन अमिताभ बच्चन सर से क्या कहूँगा? वो सोच कर गए थे कि क्या बातें होंगी, सर मुझे क्या पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूँगा? हुँ, नींद आई तो थी उस उन रात? बहुत कम सोए थे, पर हाँ, हुँ, नींद तो लेनी पड़ी थी क्योंकि बहुत ही आवश्यक हो गया था क्योंकि मेरा ऐसा है कि मेरा मन तभी अच्छे से चलता है जब मैं अच्छा सोया होता हूँ, तो हाँ, राइट, नींद राइट। तो लेनी पड़ी थी मुझे। हुँ, तो उसके बाद जब बातें शुरू हुई और उनके साथ जो बातें हुई मेरी सबसे पहले तो यही हुआ कि मैंने उनको कहा कि मैं आया बेंगलुरु से हूँ, लेकिन मैं हूँ सूरत से, गुजराती हूँ, तो उन्होंने कहा मेरा भी गुजरात से एक विशेष नाता है। हुँ, तो उसके बाद जब और बातें शुरू हुई कि उन्होंने मुझे पूछा कि मैं करता क्या हूँ? तो मैं उनको बता पाया कि मेरा एचआरबीपी जो रोल है वो क्या होता है, मैं हुँ, कंपनी में हुँ, क्या करता हूँ हुँ। और उसके ऊपर फिर थोड़ी बातें हुई और फिर उन्होंने मेरी गेम शुरू की। जी, तो सवालों के जवाब वहाँ जो 1000 का होता है, वो तो बड़ा ही आसान है। वहाँ तो ऐसा हर व्यक्ति को लगता है, ये तो मुझे आता ही है। अ, जो आगे सवाल बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे स्टेज मुश्किल होता चला जाता है। आपके पास आपके हिस्से जो सवाल आए, कभी-कभी बहुत ईज़ी भी आते हैं कुछ लोगों के हिस्से, कभी थोड़े हार्ड भी आ जाते हैं। तो आपके हिस्से कैसे सवाल आए? मेरे मेरे हिस्से दोनों आए थे क्योंकि शुरुआती सवाल हालाँकि आसान होते हैं, लेकिन उसमें भी हमें थोड़ा फ़ोकस से देना पड़ता है क्योंकि अगर ध्यान भटक गए तो हमें लगेगा कि ये आंसर है और मेरे साथ हुआ भी ऐसा कि हुँ, कुछ सवाल जो थे तो शायद हमें लगे कि आसान है, लेकिन हमें थोड़ा सोच के उसका जवाब देना पड़ता है जी। क्योंकि हम उस स्टेज पे जहाँ पे ऐसा हम गलती हम लोग अफ़ोर्ड नहीं कर हुँ, सकते। तो हुँ, हुँ, उसी की वज़ह से मैंने अपना ध्यान लगाया कि हाँ, इस सवाल का जवाब मुझे कैसे देना है और हुँ, क्यों है ये जवाब? तो वो हुँ। मैंने बहुत सोचा और सोच समझ के ही मैं जवाब दे रहा था। लेकिन मेरी जी। गेम अच्छी जा रही थी और मुश्किल सवाल के भी जवाब मुझे आ रहे थे क्योंकि मैंने हुँ, तैयारी उतनी की थी। तो मैंने जहाँ तक देखा आप 13वें सवाल तक पहुँचे और 13वां जी। सवाल आपका गलत हुआ। हुँ, जी, जी, जी। उस दौरान अमिताभ बच्चन सर से क्या बात हुई? वो हमेशा अपने कंटेस्टेंट को कंफर्टेबल करने के लिए जाने जाते हैं, वो बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं सामने वाले को, वो ज़रा भी महसूस नहीं कराते कि आप सदी के महानायक के सामने बैठे हो। इतनी सहज बातचीत करते हैं, आपके साथ क्या-क्या बातचीत हुई उस वक़्त? उनके साथ मेरी संगीत पे कुछ बातें हुई, जहाँ पे मैंने एक गिटार भी बजाया था और मैंने एक गीत अच्छा। गाया था वहाँ, हुँ, उस हुँ, बड़े स्टेज पे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि उत्कर्ष कभी म्यूज़िक छोड़ना मत। उन्हें हुँ, मेरा गीत पसंद भी आया और उन्होंने कहा कि वो अक्सर जो संगीतकार होते हैं, उनकी ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वो उनको भी बजाना होता है और वो अगर वो सीख नहीं पाए, इसलिए शायद उनको ईर्ष्या होती है। हुँ, तो मैंने हुँ, भी उनको तुरंत जवाब दिया कि सर हमारे पास भी बहुत है ईर्ष्या करने के लिए, आपकी आवाज़ और आपकी पर्सनैलिटी जो है, जी, वो तो बेहद पूरे देश को प्यारी है। हुँ, तो ऐसी बातें हुई संगीत के ऊपर क्योंकि उनको भी संगीत प्रेम उतना ही है शायद जितना मुझे है। जी, तो मेरा और एबी सर का कनेक्ट संगीत पे बहुत था और फिर हुँ, उनकी अंदाज़ में उन्होंने जो मुझे सवाल पूछा था कि मेरी ज़िंदगी में कोई ख़ास है कि नहीं? तो उसपे कुछ ऐसे अच्छी-सी मज़ाकिया बातें हुई हमारी। आपने कहा नहीं कि नेशनल टेलीविज़न पे आप गर्लफ्रेंड के बारे में कैसे पूछ रहे हैं? नहीं, नहीं, एबी सर का अंदाज़ जो है वो हाँ। शायद इसीलिए वो मैं थोड़ा तैयार भी था कि वो मुझे पूछेंगे। मैं यहाँ आपको यही पूछना चाहती हूँ उत्कर्ष की एक बहुत बड़ा स्टार जिसका बॉलीवुड में सबसे बड़ा नाम है अब तक का और वो इतनी सहजता से आपसे मिलते हैं, क्या सीखा आपने उनसे? सबसे पहली चीज़ अगर मैं बोलूँ तो उनका डिसिप्लिन है। वो अनुशासन लाना बहुत ही ज़रूरी है मतलब हमें पता चलता है कि सफलता क्यों मिली है उन्हें।
शायद उनके अनुशासन की वजह से ही मिली है सफलता, क्योंकि वो सेट पे आ गए थे सुबह जल्दी बहुत और देर रात तक सेट पे थे, जब मतलब एपिसोड शूट नहीं हो गए तब तक। जी, और शायद इतनी उम्र में कोई और ना कर पाए ये काम, जी, बट जी। वो निरंतर ये काम करते रहते हैं हर रोज। तो हुँ, वो एक चीज है कि अनुशासन कैसे सीखना है, और उनकी प्रेजेंटेबिलिटी जो होती है स्क्रीन पे, जी। उनके जो जवाब देने का तरीका है, जब कोई भी ऑडियंस में से भी कोई भी सवाल पूछता था वो तुरंत जवाब दे देते थे। तो हुँ, उनके पास जो वो पर्सनालिटी है, जो एक स्मूथली एपिसोड उन्होंने शूट किया है, तो मैं देख के हैरान हो गया कि हाँ, शायद ही कोई कर पाएगा ये। और इसलिए बड़े लोगों की पहचान कुछ अलग ही होती है और उनकी जो हम्बलनेस है, वो बहुत ज़्यादा यूनिक होती है और तभी वो आसमान के उस शिखर पर सालों तक विराजमान रहते हैं, क्योंकि उनकी हम्बलनेस, विनम्रता जो है, लोगों से मिलने का जो अंदाज़ है और अमिताभ बच्चन का लोगों से जुड़ने का जो कनेक्शन है, बेहतरीन और लाजवाब। चलिए ये ज़रूर पूछ लेती हूँ, कितनी धनराशि आपने जीती वहाँ से उत्कर्ष? जी, मयूरी का मैंने 6,40,000 जीते हैं वहाँ से। 13वें सवाल पर पहुँचने पर तो आपको ज़्यादा प्राइज़ मिली होगी, लेकिन आपका वो जवाब गलत हुआ इसलिए आप कम राशि पर आ गए, ऐसा ना? 13 पे क्या हाँ मिलता जी, है? तो 13वें सवाल मेरा 25 लाख का सवाल था, अच्छा। जिसका गलत जवाब हुआ है। तो हुँ, उसकी वजह से मैं 3,20,000 जीता हूँ और मुझे 3,20,000 का बोनस मिला है, क्योंकि दुग्नास्त्र करके एक चीज़ है, जो कि एक दुग्नास्त्र, एक अस्त्र उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इस बार नए अच्छा। फॉर्मेट में, हुँ, जहाँ हुँ। पे दुग्नास्त्र में मैं 6 से लेके 10वें सवाल तक कोई भी धनराशि हो, अगर मैं बज़र दबाता हूँ, तो मैं उसको दुगना कर सकता हूँ। अच्छा, तो मैंने बज़र दबाया था 3,20,000 के सवाल पे, मतलब जिसको आपको मैंने ललचाया जाता है कि आप हर सवाल का जवाब ज़रूर दें। जी, तो मैंने वही बज़र दबाया और उसको हुँ, दुगना कर दिया, पर एक चीज़ है कि अगर आप दुगनास्त्र का बज़र दबाते हैं, तो उसका जवाब आपको बिना लाइफ़लाइन के देना पड़ता है। तो मैंने अच्छा। बिना लाइफ़लाइन के 3,20,000 का जवाब दिया था। हुँ, हुँ, हुँ। चलिए बहुत अच्छा और आपने 6,20,000 जो एक आम आदमी के लिए काफ़ी बड़ी रकम होती ही है। क्या सोचा है? क्या कर रहे हैं इन पैसों का? 6,40,000 को पहले तो गुजराती हूँ, तो मैं सोचूँगा कि इसको दुगना कैसे किया जा सकता है। तो 6 को भी आप डबल करेंगे, राइट? जी, तो मैं कहीं इन्वेस्ट करूँगा, कुछ हुँ, अपने लिए, कुछ संगीत के लिए उसको इस्तेमाल करूँगा। तो काफ़ी लंबा तो नहीं सोचा है, लेकिन हाँ, इतना सोचा है अभी तक। हुँ। चलिए एक आखिरी सवाल के साथ उत्कर्ष संपन्न करेंगे। केबीसी में जाने जी। का सपना बहुत सारे लोग हैं। कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? ये टिप्स ज़रूर हमारे व्यूअर्स को दीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी प्रिपरेशन सालों-साल करते हैं। मैंने कई महिलाओं को देखा है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होती हैं कामकाजी नहीं होती है, घरेलू होती हैं और फिर भी केबीसी की तैयारियाँ करती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के साथ, जॉब के साथ ये तैयारी करते हैं। तो क्या-क्या तैयारी आपको वहाँ काम आती है? ये ज़रूर हमारे दर्शकों को बताइए। जी, तो केबीसी एक ऐसा मंच है जहाँ पे सिर्फ़ आपका ज्ञान काम आता है, और ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जी। और उसकी तैयारी के लिए मैं मानूँगा कि आप करंट अफ़ेयर्स पढ़ के जाएँ, आप जो भी जीके है, हिस्ट्री पढ़ के जाएँ, जो आपको पता होना चाहिए कि क्या-क्या हिस्ट्री हुई है, भारत का जो स्वातंत्र्य, जो उनका स्ट्रगल था, वो पढ़ के जाएँ आप। हुँ, कुछ फ़ेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ के जाएँ। और स्पोर्ट्स भी आपकी थोड़ी रुचि ना हो या हो, बट आपको हुँ, पढ़ना तो पड़ेगा, तो स्पोर्ट्स पे जी। भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। तो ऐसे करके जो भी आपको जीके में, आपको ऐसा है कि आप ज्ञान जहाँ से भी मिले बटोर लो, तो वो हुँ, आपको शायद काम आ सकता है केबीसी में। तो आप कोई भी सोर्स पकड़ लीजिए इंटरनेट पे, वहाँ हुँ। से बस आप जीके कीजिए और इतना बस अ, कीजिए कि सारी चीज़ें, आप कोई चीज़ छोड़ ना दें और अपनी साइड से आप पूरी तैयारी करें। तो मैं यही बोलूँगा जिसको भी केबीसी में जाना हो उनको। और क्या वहाँ लक काम करता है? लक शायद शुरुआती 1-2 कॉल जो आते हैं तब तक ही काम करता है, लेकिन उसके बाद तो आपकी मेहनत, आपकी तैयारी और आपका ज्ञान। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए बहुत सारे आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ कि आप आपका सपना पूरा कर पाएँ और आशा करते हैं कि आपके जी, जैसे बहुत सारे लोग सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने बैठने का सपना पूरा कर पाएँ। पैसे आने-जाने वो बहुत अलग बात है और पैसे भी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो जब अमिताभ बच्चन हाथ मिलाते हैं, वो बहुत ही बेहतरीन पल होता है और मुझे लगता है वो लाइफ़ टाइम आपके लिए भी वो लाइफ़ टाइम मोमेंट हो गया होगा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो क्षण मेरे लिए तो ऑफ़ कोर्स बहुत ही यादगार रह बन गया है। और आपके साथ गया कौन था? मेरे साथ मेरे कंपेनियन के तौर पे मेरे बड़े भैया आए थे। जी, जी, जी।
चलिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ पूरे परिवार को और आप लाइफ में भी बहुत आगे बढ़े ये मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद मयूरिका, धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया वीएनएम टीवी से जुड़ने के लिए उत्कर्ष। थैंक यू सो मच। थैंक यू मयूरिका। तो ये थे सूरत के उत्कर्ष बख्शी जो केबीसी की ये जो सीजन शुरू हुई है उसके सबसे पहले कंटेस्टेंट रहे और वहां जाकर भी उन्होंने गुजरात के झंडे गाड़ दिए क्योंकि वो सूरत के हैं, सूरत को बिलोंग करते हैं, बेंगलुरु में वैसे जॉब करते हैं लेकिन सदी के महानायक के सामने फिर एक बार उन्होंने गुजरात की प्रतिभा को उजागर कर दिया। आप ये पूरा प्रसारण वीएनएम टीवी पर देख रहे हैं, वीएनएम टीवी को हमेशा देखते रहना है। आप हमारा यूट्यूब चैनल है, आपको पता ही है, अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ है जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है ताकि वीएनएम का हर अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। उत्कर्ष की जो कहानी है बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है और जो केबीसी की तैयारी कर रहा है उनको तो ये जरूर भेजिएगा। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।